हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए, हम लोगों ने उस दिन UPSSC पेट का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में डिस्कस किया था, उसका सिलेबस वगैरह भी डिस्कस किया था और आपसे ये भी कहा था कि हम लोग अपने इस चैनल पे पॉलिटी की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहला जो टॉपिक है उसको लेकर के आए हुए हैं। हम पहले देखेंगे सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन कौन से सब पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स देख करके फिर एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके जो MCQ हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। नाम अच्छे से देख लीजिए, जुनून पढ़ाई का इस चैनल का नाम है। इसको सब्सक्राइब करके रखिए, आपको इससे बेनिफिट ही होने वाला है, कुल मिला के कोई नुकसान नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास बातें हैं आज की वीडियो में। तो हमने पहले ही डेट वगैरह डाल के रखा हुआ है, किस चीज़ के लिए हम आज डिस्कस करने वाले हैं ये भी बातें हमने पहले से ही नोट डाउन करके रखी है। तो देखिए भैया, पॉलिटी में हम लोग आज क्लास 1 डिस्कस करेंगे और जो क्लास 1 में है वो क्या है, संविधान की विशेषताएं। तो हमारे भारत देश के पास एक मोटा सा संविधान है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ऊपर से लिखित संविधान है। इसमें कौन कौन सी मतलब की विशेषताएं हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे, बात करेंगे। फिर उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग जो हमारा सिलेबस है उसको ही देख लेते हैं। तो सिलेबस मैंने नोट डाउन करके लाया हुआ है, जाहिर सी बात है किसी को रट्टा थोड़ी ना रहेगा। तो देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपको क्या क्या मिल जाएगा। सबसे पहला जो हमारा सिलेबस का हिस्सा है वो क्या है, तो जो हमारा पहला मेन टॉपिक दिया हुआ है वो है भैया अपना भारतीय संविधान, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारतीय संविधान, और इस भारतीय संविधान के कुछ सब टॉपिक्स दिए हुए हैं और वो सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं तो आप देखिए। इसके सब टॉपिक्स में आपको सबसे पहले तो यही है कि संविधान की क्या विशेषताएं हैं आप वो बताइए। ठीक है, विशेषताएं बताइए। इसके साथ साथ ये आपसे DPSP के बारे में जानना चाहते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उन्हें बताइए। फंडामेंटल राइट्स को तो कोई छोड़ ही नहीं सकता, इन्होंने भी नहीं छोड़ा है। और फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो। तो आपको पहला जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें भारतीय संविधान है, उसके सब टॉपिक्स में संविधान की विशेषताएं, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और साथ में भैया संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली ये भी टॉपिक का सब टॉपिक है। इसके साथ साथ इन्होंने संघ शासित प्रदेश यानी कि जो हमारे UTs हैं उनके बारे में इनको जानना है। और भैया केंद्र राज्य का जो संबंध है उसके बारे में भी ये आपसे जानना चाहते हैं। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंध भी हमारे इस टॉपिक का सब टॉपिक है। इसके अलावा देखें न्यायिक ढांचा, इसके बारे में भी इनको आपसे जानना है। ठीक है, न्यायिक ढांचा। इसके साथ साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो भी इस टॉपिक का सब टॉपिक है। ठीक है, तो आप देखिए जो हमारा पहला टॉपिक था वो क्या है, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में आपसे कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, तो संविधान की विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स यानी कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं वो, फंडामेंटल ड्यूटीज, संसदीय प्रणाली, यूनियन टेरिटरीज और हमारे केंद्र राज्य संबंध तथा न्यायिक ढांचा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये तो एक टॉपिक रहा। दूसरा टॉपिक देखिए इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, तो इनके द्वारा जो आपको दूसरा टॉपिक दिया गया है वो है भैया अपना जिला प्रशासन। ठीक है, जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन भी इन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है जिसके बारे में ये क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तीसरा टॉपिक इन्होंने दिया हुआ है स्थानीय निकाय, यानी कि जो हमारी पंचायतें हैं उनके बारे में भी इन्हें आपसे जानना है, या स्थानीय निकाय या स्थानीय पंचायतें जो भी आपका मन करे लिख लीजिए। ठीक है, तो इतना तो इन्होंने ना टॉपिक दिया हुआ था भारतीय संविधान और लोक प्रशासन करके, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ था। इसके बाद भी आप देखें कि कुछ जो जनरल अवेयरनेस करके इन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है उसमें भी एक दो टॉपिक्स दिए हैं जो कि हमारे भारतीय संविधान से ही रिलेटेड है, उन्हें भी देख लेंगे, उन्हें क्यों छोड़ना। तो जनरल अवेयरनेस में इनके द्वारा जो टॉपिक दिया गया है वो कौन सा है, तो वो है भैया अपना भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जाइए UT यहाँ देखा ना, तो हमारे भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसके बारे में भी ये आपसे जानना चाहते हैं। भैया हक बनता है, इसको तो जानेंगे ही, इतना तो वो आपसे पूछेंगे ही।
और जो अंतिम टॉपिक दिया है इन्होंने जनरल अवेयरनेस में, वो टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है और वो कौन सा है, वो है भैया अपना भारतीय संसद। ठीक है, कौन सी है, भारतीय संसद। जो हमारी राज्यसभा है वो राज्यसभा, अब राज्यसभा पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा भी पूछेंगे। ठीक है, अब जब राज्यसभा लोकसभा पूछा है तो राज्य की विधान परिषद और राज्य की जो विधानमंडल है कुल मिला के वो जानिए। राज्य का जो विधानमंडल है और इस विधानमंडल में आपको विधानसभा और विधान परिषद देखने को मिलता है। विधान परिषद, अब आपको पता होगा ना पता होगा, धीरे धीरे आप जान ही जाएंगे कि विधान परिषद ये आपको ना केवल और केवल भारत देश के 6 स्टेट्स में मिलती है। विधानसभा तो आपको हर जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए ये हमारे SSSC पेट का भैया जो पॉलिटी सब्जेक्ट है ना उसका दिया हुआ है सिलेबस। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। फिर से देख लीजिए, भारतीय संविधान में आपको संविधान की विशेषताएं, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, संसदीय प्रणाली, यूनियन टेरिटरीज और केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध से बहुत क्वेश्चन बनता है और साथ में न्यायिक ढांचा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन सब से क्वेश्चन बनेंगे। जिला प्रशासन, स्थानीय पंचायतें, स्थानीय पंचायतें तो भैया मतलब हर आयोग का फेवरेट है, उससे क्वेश्चन बनते ही हैं। राज्य और यूटी, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य का विधानमंडल और विधानमंडल में आपको विधानसभा और विधान परिषद मिल जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स आपको दे दिए गए हैं, इनसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब हमने टॉपिक्स देख ही लिया, अब अपना जो हमारा टॉपिक है आज का उसको स्टार्ट करते हैं। और वो क्या है, वो है भैया हमारे संविधान की विशेषताएं। क्या है हमारे संविधान में ऐसा जो मतलब हमें जानना चाहिए, जिनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, यही टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो हमारे संविधान की विशेषता है वो क्या है, तो भैया वो यही है कि ये पूरे विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि चलो बताओ हमारे भारत देश के संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो कौन सी है, तो भैया वो यही है कि पूरे विश्व का एक तो सबसे लंबा है, ठीक है, और ऊपर से लिखित संविधान है। क्या है, लिखित संविधान है। तो जब भी आप संविधान की बात करेंगे ना तो आपको 2 तरह के संविधान जो है पढ़ने को मिलते हैं, और वो कौन से हैं, तो एक तो भैया होता है अपना लिखित अर्थात लिखा हुआ, जैसे कि भारत देश का संविधान और यूएस का संविधान। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स में भी याद रखिए कि अपना भारत महान, जिसका जो मतलब संविधान है वो लिखा हुआ है, और दूसरा भैया यूएसए यानी जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, तो इसका भी लिखित संविधान आपको मिल जाएगा। जबकि अगर कभी ये पूछा जाए कि दूसरा कौन सा संविधान है, तो दूसरा है भैया अलिखित संविधान। और ये अलिखित संविधान कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड नहीं भैया, यूके मतलब उत्तराखंड नहीं, यूके मतलब हो जाएगा अपना यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता यही है हमारे संविधान की सॉरी कि यह पूरे विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। जब भी आपसे संविधान के बारे में पूछा जाए तो आपको 2 तरह के संविधान पता होना चाहिए, एक तो लिखित संविधान जिसमें आपको इंडिया और यूएस मिल जाते हैं, दूसरा है अपना अलिखित संविधान जिसका एग्जाम्पल है यूके। ठीक है, अब देखिए जब हमारे भारत देश का संविधान इतना लंबा है, लिखा हुआ है, तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि जब ये बन के रेडी हुआ था तो इसमें कितने आर्टिकल्स थे, क्यों ये इतना लंबा माना जाता है। तो जब ये 1949 में बन करके रेडी हुआ था, उस टाइम पे आप देखें तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स थे वो कितने थे, तो आर्टिकल्स की संख्या आपको 395 मिल जाएंगी। ठीक है, यानी कि 395 अनुच्छेद थे। उस टाइम पे आप देखें तो 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। और ये अनुसूचियां वगैरह का जो वीडियो है मैंने पहले भी बनाया हुआ है लूसेंट से, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। लूसेंट से याद आया कि हमने जो भी टॉपिक्स लिए हुए हैं उसमें हमने लूसेंट से और जो हमारा लक्ष्मीकांत है उनसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं उनको मैंने नोट डाउन किया है, नोट्स बनाया है और उसी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप देखिए कि ये मतलब कि स्पेसिफिक टॉपिक जो करके ना हमारे लूसेंट में नहीं दिया है। तो आज जो भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं ये हमने लक्ष्मीकांत से लिया हुआ है, और जाहिर सी बात है लक्ष्मीकांत इतनी मोटी सी किताब है तो उससे क्या ही बचेगा, तो वहीं से हमने सारे पॉइंट्स लिए हैं। ठीक है, तो देखिए जब हमारा संविधान 1949 में बनकर के रेडी हुआ उस टाइम पे हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और भैया 22 भाग थे। ठीक है, कितने भाग थे, 22 भाग थे।
तो अब देखिए बहुत सारे संविधान संशोधन हुए हैं और 106 तक हम संविधान संशोधन हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि संविधान संशोधन हुआ तो कुछ ना कुछ तो फेरबदल आएगा ही। तो अभी वर्तमान का परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो आपको 470 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स मिल जाएंगे। अनुसूचियाँ भी भैया बढ़ करके 12 हो गई हैं और भाग भी आप देखें तो 25 हो गए हैं। ठीक है, तो अभी अगर वर्तमान की बात की जाए तो हमारे संविधान में 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां और 470 से भी ज़्यादा आपको अनुच्छेद देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी कि हमारे संविधान मतलब हमारे देश का संविधान सबसे लंबा है और लिखित संविधान है। अब इतना जान लिया है तो ये भी जाने रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है कि भैया इसको लिखने में टाइम कितना लगा। ठीक है, तो ये पूरा बन करके रेडी कितने दिन में हो गया, पूरा बन करके रेडी कितने में हुआ, तो 2 साल से भी ज़्यादा टाइम लगा है। और कितना टाइम लगा है, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। कितने दिन का, 18 दिन का समय लगा है हमारे संविधान को बन करके पूरा तैयार होने में। ठीक, तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बना के रखिए। नोट्स बनाए बिना कुछ काम नहीं होना है, क्योंकि हम कितना भी बता दें अंततः आपके नोट्स ही आपके काम आएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे संविधान की जो पहली महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी, वो थी कि भैया सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। दूसरी जो हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है वो है बाबू कि विभिन्न देशों से ग्रहण किया गया। अर्थात हमारे देश के संविधान को जो इतना मोटा ताजा संविधान आपको मिला हुआ है वो क्या मतलब किसी एक व्यक्ति के दिमाग की उपज तो है नहीं, तो उसमें ना विभिन्न देशों के जो संविधान बन चुके थे उनसे जो भी कुछ प्रावधान हमारे संविधान सभा के मेंबर्स को लगे कि हाँ ये सारे प्रोविजंस हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए उचित है, उसको हमारे संविधान में शामिल किया गया। यही कारण है कि आलोचक आलोचना करते हैं कि भैया ये तो उधार का थैला है या ये मतलब कि भीख का कटोरा है जो हमारा संविधान है वो। तो उन्हीं आलोचकों की बोलती बंद करते हुए हमारे संविधान सभा में खड़े होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है ना वो 60 देशों के संविधान को छानने के बाद बनाया गया है। अर्थात 60 देशों का संविधान लिया गया, उसमें जो भी चीज़ें मतलब थी उनको देखा गया, समझा गया और हमारे देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो भी बातें, जो भी प्रावधान हमें इम्पोर्टेंट लगे उन्हें हमने अपने संविधान में शामिल किया है। किसी का हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया है, एज इट इज़ कुछ उठा करके हमने ऐसे ही नहीं रख दिया है। आप देखेंगे कि जो हमारा संविधान है जो विभिन्न देशों से ग्रहण किया गया है, इसमें आप देखिए कि सबसे बड़ा जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। और ये क्वेश्चन ना एक बार यूपी टेट का जो जूनियर वाला एग्जाम होता है उसमें पूछा जा चुका है और भी कई जगह पूछा गया है। दरअसल ये वाला एग्जाम मैंने दिया था तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता है। ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज़्यादा प्रावधान हमारे संविधान में ग्रहण किए गए हैं। इसके साथ साथ आप देखिए जो हमने फंडामेंटल राइट्स लिया हुआ है, जो कि हमारे संविधान की अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसे हमने यूएस के संविधान से लिया है। ठीक है, यूएस अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, ड्यूटीज़, इन्हें हमने कहाँ से लिया है, तो हमने इन्हें यूएसएसआर का संविधान जो है वहाँ से लिया हुआ है। हालांकि बाद में लिया गया, संविधान जब बना था तब इसको मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस टाइम पे हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थी। इसके लिए एक अमेंडमेंट किया गया था 42वां संविधान संशोधन और उसी के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया। ऐसे करके ना एक मतलब पूरा का पूरा एक टॉपिक ही हमें पढ़ना है कि विभिन्न देशों से लिया गया जो संविधान में मतलब प्रावधान है उसको। ये तो मैंने आपको 1-2 एग्जांपल्स दे दिए हैं। एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है डीपीएसपी यानी कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, तो वो हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने 1-2 पॉइंट्स बताए हैं, बाकी आप देखिएगा, हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे स्क्रीन पे, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। ऑलरेडी हमने इसके वीडियोस बनाए भी हैं लेकिन वो पुराने हो चुके हैं, तो आप लोग सोचेंगे पुराने क्यों देखना, तो इसके नए वीडियोस भी आएंगे। ठीक है, और पेट का जो पैटर्न है उसके हिसाब से आएगा, क्योंकि इसके पहले जो वीडियोज़ है ना बहुत मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है, लक्ष्मीकांत में जितना दिया था सब बता दिया है, लेकिन जब पेट के लिए देख रहे हैं तो उसके लेवल के क्वेश्चंस के साथ इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है भैया कि हमने विभिन्न देशों से कई सारे प्रावधान को अपने संविधान में ग्रहण किया है। तीसरा जो हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, वो है भैया नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। अर्थात
ना तो हमारे संविधान का जो मतलब जो हमारा संविधान है ना तो बहुत नम्य अर्थात ना तो बहुत लचीला है और ना ही बहुत ज़्यादा अनम्य अर्थात बहुत कठोर है। आप देखें कि जो हम एग्जाम की बात कर रहे थे उसमें ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सा देश है जिसका संविधान बहुत ज़्यादा लचीला है, तो वो तो भैया ब्रिटेन था। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि हमारे देश का संविधान ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत ज़्यादा लचीला है, ठीक है, ब्रिटेन की तरह बहुत लचीला भी नहीं है, और ना तो यूएसए की तरह बहुत कठोर है। अर्थात अगर संविधान में संशोधन करना हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अब देखिए जो हमारा आर्टिकल 368 है, जो भाग 20 में आर्टिकल 368 के बारे में बताया गया है, वो क्या है, वो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो आर्टिकल 368 में क्या है, उसमें संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है, और इसी के आधार पे हमें ये भी पता चलता है कि कौन से देश का संविधान जो है वो बहुत मतलब कि नम्य है और कौन से देश का संविधान अनम्य है। तो ठीक है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आप देखेंगे कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 368 में भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है उसमें आपको दो तरह के संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें आप देखेंगे एक तरह का जो संविधान संशोधन है वो संसद के विशेष बहुमत से ही मतलब कि संशोधन हो जाता है, जबकि दूसरा देखिए बहुत कठिन है, मतलब बहुत कठोर है। कैसे कि वो संसद के विशेष बहुमत तो चाहिए ही, इसके अलावा आप देखें कि आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी मिलना चाहिए। तो ये क्या है, ये बताता है कि भैया जो हमारे संविधान का संशोधन है वो कैसे दो तरह से जो है होता है, और एक मतलब थोड़ा आसान है और दूसरा कठिन है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो हमारे देश का संविधान यानी भारत देश का संविधान है वो नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, ना तो बहुत अधिक कठोर है और ना ही बहुत अधिक लचीला है। और अगर आपसे पूछे कि कहाँ का संविधान जो है बहुत कठोर है, तो भैया यूएसए का, और जहाँ कहाँ का सबसे ज़्यादा लचीला है तो ब्रिटेन का। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पूछा भी जा चुका है। तो हमने देखा तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो। अब हम देखेंगे जो हमारे संविधान का चौथा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, तो वो है भैया एकात्मकता की ओर झुकाव, ठीक है। तो चौथी जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, वो है एकात्मकता की ओर झुकाव। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे संविधान की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है एकात्मकता की ओर झुकाव, एकात्मकता की ओर झुकाव, एक सेकेंड, की ओर झुकाव, ठीक है। तो अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत गलत काम कर रहे हैं भैया, नोट्स बनाते चलिए। आपको जो है इसके जो नोट्स हमने बनाए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हो सकता है उससे आपको कम समझ आए तो अपना खुद का बनाए रहिए, फायदे भी रहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए जो हमारे संविधान की चौथी महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, वो है एकात्मकता की ओर झुकाव। तो ये आप देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एक सशक्त केंद्र के साथ जो राज्यों की व्यवस्था है वो, अर्थात जो हमारा केंद्र है ना वो भैया सशक्त है, ठीक है। सशक्त अर्थात काफी मजबूत है, सशक्त केंद्र के साथ जो राज्यों की व्यवस्था है वही बताती है एकात्मकता की ओर झुकाव का जो प्रोविजन है वो। अब देखिए यद्यपि जो हमारे राज्य है ना उनको शक्तियां मिली हुई हैं, ठीक है, यद्यपि हमारे राज्यों को शक्तियां मिली हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब राज्यों की जो शक्तियां हैं वो छीन ली जाती हैं, राज्यों की शक्तियां कम कर दी जाती हैं। और वो कौन सा टाइम है कब राज्यों की शक्तियां छीनी जाती हैं, तो आप देखिए कि जो आपातकाल व्यवस्था है हमारे संविधान में प्रावधान है किसका, आपातकालीन व्यवस्था का, ठीक है, आपातकालीन व्यवस्था। और ये आपातकाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप देखिए जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 352 है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो इसके तहत तीन तरह के आपातकालीन जो व्यवस्था है वो दी गई है। 352 में क्या लगता है, तो भैया जो राष्ट्रीय आपात है वो लग जाता है। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था ना वो कौन सा था, यही आर्टिकल 352 के तहत ही लगा था। जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो जो भी शक्तियां रहती हैं वो केंद्र को मिल जाती हैं, तो ये राष्ट्रपति शासन ये आर्टिकल 356 के तहत लगता है। और आप देखें वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगता है। और सौभाग्य की बात है कि आज तक एक भी बार हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। कोरोना के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब तो लग ही जाएगा, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें नॉर्मल रही, हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि बताइए कितनी बार हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है, तो आपको बताना है भैया बड़ा वाला 0, अर्थात एक भी बार वित्तीय आपातकाल हमारे देश में नहीं लगा है।
और ये नेशनल इमरजेंसी तो बहुत बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर के ना एक मोटा मोटा अभी हमें देखना है कि संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके बाद एक एक विशेषताओं को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखें। जो पांचवी महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, वो है सरकार का संसदीय स्वरूप। ठीक है, तो हमारे देश के संविधान में आप देखें कि ब्रिटेन की तरह, जैसे ब्रिटेन में सरकार का संसदीय स्वरूप है ना, वैसे ही हमारे यहाँ भी संविधान में जो सरकार का स्वरूप है वो किस तरह से लिया गया है, तो ब्रिटेन की तरह। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमने जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से ली है, तो वो ब्रिटेन के संविधान से ली है। और ये जो सरकार का संसदीय स्वरूप है ये कैसे काम करता है, तो विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के समन्वय पे काम करता है। ठीक है, यानी कि इनके विभाजन पे नहीं, इनके समन्वय पे काम करता है, समन्वय। तो कार्यपालिका और जो विधायिका है उनके मध्य समन्वय पर ये जो है मतलब कि हमारे सरकार का संसदीय स्वरूप निर्भर करता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसको हम आगे भी देखेंगे। अगला जो देखिए, अगला जो फीचर है अर्थात जो हमारे संविधान की अगली व्यवस्था है, अगला जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, तो 6वें नंबर का देखिए, ये है भैया एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। तो क्या है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि हमारे देश में जो मतलब कि न्यायपालिका की व्यवस्था है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कैसा है, तो एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका ये हमारे देश की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे देश का जो मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय है वो अपने आप में सुप्रीम है, अमेरिका के जैसे नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो यूएस है ना, उनके यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन उनके यहाँ जो स्टेट्स हैं उनका अपना अलग सुप्रीम कोर्ट है, और जो मतलब कि केंद्र है, यूएस जो केंद्र है उनका अपना अलग सुप्रीम कोर्ट है। जबकि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। आप देखिए हमारे यहाँ राज्यों का हाई कोर्ट है, क्या है, राज्यों में जो है वो हाई कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम केवल एक है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल एक है। और वो कौन सा है भैया, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका जो है उसका प्रावधान किया गया है, साथ में स्वतंत्र न्यायपालिका का भी प्रावधान किया गया है। अर्थात जो न्यायपालिका है वो मतलब संसद के अंडर रह करके काम नहीं करती है, वो अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक है, इसी वजह से तो आप देखिए आए दिन विवाद होते रहते हैं न्यायपालिका में और संसद को लेकर के। तो अगला देखेंगे हम लोग, जो हमारा अगला जो है महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, तो वो है भैया हमारे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में अपनाया गया है, जो चुनाव में पार्टिसिपेशन करने वाली बात है वो। और वो क्या है, वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली। ठीक है, क्या है, तो वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आपने भारत देश के आप नागरिक हैं और अगर आपने 18 साल से ज़्यादा अपनी जीवन के कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि अगर आप 18+ हो गए हैं, तो कोई मैटर नहीं करता कि आप मेल हैं या आप फीमेल हैं या आप ट्रांसजेंडर हैं या आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं या फिर आप अंडमान निकोबार में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हो, अर्थात जाति, धर्म, लिंग, किसी भी चीज़ का कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपने भारत देश के नागरिक रहते हुए 18 साल की जो उम्र है उसको क्रॉस कर लिया है, तो आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली। ये जो मतलब कि प्रावधान है ये इकलौता भारत देश है जब स्वतंत्र हुआ था तब से अपने यहाँ इसने लागू किया है। और लोगों के यानी जो हम आज मतलब तथाकथित विकसित देश है ना, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, उनके बस का ये नहीं था, लेकिन भारत देश ने ये एक तरह का मतलब कि क्या किया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है। ठीक है, और जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे आप देखेंगे कि आंकड़ों के हिसाब से केवल 10-12% जो जनसंख्या थी वो शिक्षित थी, बाकी सब अनपढ़ ही थे। बावजूद इसके हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन लोगों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली का जो चयन है वो किया। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इसको ना पहले जो है मतलब जो प्रावधान था वो 21 साल से अधिक जो व्यक्ति थे उनके लिए था, अर्थात जो व्यक्ति चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे वो कम से कम 21 साल अपने जीवन के निकाल चुके हों। लेकिन एक संविधान संशोधन किया गया, 61वां अमेंडमेंट, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन, इसके तहत ये जो एज है ना इसको 21 से घटा करके क्या कर दिया गया,
18 कर दिया गया। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा याद रखिएगा कि हमारे संविधान का एक फीचर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, और भी देख लेते हैं और भी क्या क्या फीचर्स हैं। तो अब तो वही सारे हैं जो हमें बहुत डिटेल में पढ़ने हैं, जैसे डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी हमारे संविधान की फीचर्स ही हैं। ठीक है, तो एक और देख लीजिए पहले, वो है एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता ये भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण फीचर है, एकल नागरिकता। ठीक है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, कहीं किसी भी यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताओ कहाँ के नागरिक हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, या मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, या मैं लक्षद्वीप अंडमान निकोबार कहीं का नागरिक हूँ। नहीं, आप सीधे ये कहेंगे कि मैं जो नागरिक हूँ वो भैया भारत देश का हूँ। कहाँ का हूँ? भारत का हूँ। अर्थात हमारे यहाँ जो नागरिकता का प्रावधान है वो एकल नागरिकता का प्रावधान है। यूएस की तरह हमारे यहाँ डुअल नागरिकता का जो प्रावधान है वो नहीं ग्रहण किया है। हमने यूके से एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ग्रहण किया है। अर्थात यूएस में आप देखेंगे, यूएस मतलब अमेरिका, अमेरिका में आप देखेंगे कि उन लोगों के यहाँ जो स्टेट्स है ना उनकी नागरिकता अलग से मिलती है, स्टेट्स की नागरिकता, और जो मतलब उनका केंद्र है यूएस, उसकी नागरिकता अलग से मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ चाहे जो व्यक्ति चाहे जहाँ से निवास करता हो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। जिस जगह पे वो निवास करता है उस जगह का वो निवासी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निवासी। तो अगर आप अभी तक कभी भी कहीं बोल रहे थे कि भैया मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूँ, तो आप गलत बोल रहे थे, उसको संशोधित कीजिए, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं ना कि नागरिक हैं। तो ये जो एकल नागरिकता है ये भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण फीचर है। ठीक है, इसके बाद देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली। तो जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है उसका कितना लेवल है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ ये भी संविधान का एक महत्वपूर्ण फीचर है, और वो क्या है, मेरे ख्याल से ये 9वां पॉइंट है ना, वो है त्रिस्तरीय सरकार की जो प्रणाली है वो। ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली। और ये त्रिस्तरीय प्रणाली क्या है, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो किस तरह से चलती है, वो इस तरह से चलती है। ठीक है, 3 स्तर पे चलती है, 3 स्तर पे, और वो 3 स्तर कौन से हैं? तो सर्वोच्च पे तो आप देखिए केंद्र सरकार है। कौन है? केंद्र सरकार है। उसके बाद आप देखें कि राज्यों का नंबर आता है। ठीक है, राज्यों का। और सबसे लो लेवल पे यानी कि सबसे निचला जो स्तर है हमारे सरकार का वो है भैया मतलब कि उसको क्या कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था। तो हमारे सरकार के जो लेवल्स हैं यानी कि त्रिस्तरीय हमारे यहाँ जो प्रणाली है वो क्या है, वो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा है हमारी पंचायती राज जो व्यवस्था है वो। और पंचायती राज में आप देखेंगे कि पंचायती राज जो है ना इसके भी 3 आपको मतलब स्तर देखने को मिलेंगे। एक तो वही गांव के स्तर पे जो प्रधान जी चुने जाते हैं वो, दूसरा आता है ब्लॉक के स्तर पे जिसपे ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, और तीसरा आता है हमारा जिला पंचायत के मतलब कि जिला पंचायत के स्तर पे जिसमें जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो सर्वोच्च पद माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है त्रिस्तरीय प्रणाली। तो आप देखिए इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो एक तो 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, और दूसरा 74वां संविधान संशोधन। तो जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में किया गया था, 1993 में लागू किया गया था। यूपीपीसीएस ने ऑलरेडी पूछा हुआ है इन दोनों को। तो ये भी 1992 में ही किया गया, 1993 में लागू किया गया। और इसमें आप देखेंगे कि जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया, और जो पंचायतों का प्रावधान है वो हमारे डीपीएसपी में है। कहाँ पे है? डीपीएसपी में है, आर्टिकल 40 में। ठीक है, आर्टिकल 40 में। और आप देखेंगे कि जो 73वां संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत हमारे संविधान में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची जो है ये गांव की जो पंचायतें हैं उससे संबंधित है, और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई ये शहर में जो स्थानीय निकाय होते हैं उनसे संबंधित है। और 11वीं अनुसूची के तहत आप देखेंगे कि पंचायतों को 29 विषय दिए गए, और 12वीं अनुसूची के तहत जो मतलब कि नगर स्तर पे थे उनको कितने विषय दिए गए, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। आप कमेंट करिए, चाहे गूगल करके, चाहे जो ये वाला क्वेश्चन कम से कम कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें ना पूछा गया हो कि पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं। ठीक है,
तो त्रिस्तरीय प्रणाली भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण फीचर है, ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। सहकारी समितियां भी इसी में आ जाता है, उसको भी एक संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 97वां संविधान संशोधन किया गया था, कब, 2011 में। ठीक है, तो सहकारी समितियां भी हमारे संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अब देखिए जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें बहुत डिटेल में करना पड़ेगा, और वो क्या है, वो है भैया हमारे संविधान का भाग 3, और जिसको हम क्या कहते हैं, भाग 3 को फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स मतलब हुआ हमारे मूल अधिकार। क्या हुआ, मूल अधिकार। और मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो हमारे भाग 3 में है। अगर आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल्स 12 से लेकर के 35 तक हैं। 12-13 जो है ये वैसे ही हैं, एग्जैक्ट जो आपको अधिकारों की जो गणना स्टार्ट होती है ना, वो आर्टिकल 14 से उधर आर्टिकल 32 तक होती है। ठीक है, तो जो मेन आपको मिलेंगे मतलब कि अधिकार, वो आपको आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको तो बहुत डिटेल में ही पढ़ना है, इसको क्या ही बताना। आप इसको याद रखिएगा कि हमने इसको यूएस के संविधान से अपने संविधान में मतलब कि रखा है। ठीक है, वहीं से हमको ये प्रेरणा मिली है। तो ये हो गया। इसके साथ साथ आप ये भी जाने रहिए कि जो हमारे संविधान का भाग 4 है, भाग 4 जिसको हम क्या कहते हैं, डीपीएसपी, जिसको हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है, तो हमने बताया आयरलैंड से लिया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। ठीक है, तो ये भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण फीचर है। बस एक और बचा है, और वो कौन सा है, तो वो है भैया भाग 4A। और इस भाग 4A को हम क्या कहेंगे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहेंगे, जिन्हें बाद में ऐड किया गया था। ठीक है, तो एक लास्ट है, उसको भी देख लीजिए। और लास्ट क्या है, वो है हमारे संविधान का भाग 4A। ठीक है, भाग 4A, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। और ये जो है, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे इसका प्रावधान नहीं था, एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इसी के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह जो समिति बनी थी उसकी सिफारिश पर इसको ऐड किया गया था। ठीक है, समिति पर उसको ऐड किया गया था 1976 में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका जो प्रावधान है वो कहाँ पे है, तो संविधान के भाग 4A में है। इसको 10 मिनट का टॉपिक है, पढ़ लेंगे हम लोग एक दिन, स्क्रीन पे पढ़ेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बहुत समझाने लायक हो। तो बस याद रखिए कि भाग 4A भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में जाना जाता है। तो यही रही आज की अपनी क्लास। मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगा, मतलब समझ आया होगा कि हमारे संविधान की कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना डिटेल में पढ़े आप फंडामेंटल राइट्स नहीं समझ सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो मान लीजिए रट्टा मार लेंगे। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, जिन्हें मैच द फॉलोइंग में करके आता है, आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो उन सबको हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। लेकिन लगातार अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम कंप्लीट कराएंगे। वो ज़्यादा मतलब होता है ना कि आप कितना इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आप वीडियोस को पसंद करेंगे तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे इन क्लासेस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके साथ साथ हम जो रीजनिंग वाला है उसको देख लेंगे। जो भी रीजनिंग में क्वेश्चन इट मीन्स जो भी हमारे UPSSC पेट में रीजनिंग का जो भी सिलेबस दिया है उसके सारे चैप्टर्स हम आपको करवा देंगे। तो चलिए, यही रही आज की वीडियो। काफ़ी लंबी हो गई है। मैंने आपसे कहा भी था कि जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे उसको एक दिन में समाप्त करेंगे। उसको ना 4 दिन के लिए नहीं छोड़ेंगे कि 10-10 मिनट की 4 वीडियो बनाएं, नहीं। जो भी स्टार्ट करना है एक ही दिन में समाप्त करना है, चाहे घंटे लगे, चाहे 1.5 घंटे, चाहे 2 घंटे। ठीक है, तो चलिए, ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। नोट्स बनाने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। जो और भी क्लासेस हैं उनके साथ आप जरूर जुड़ें, अगर आपके काम की हैं तो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।